गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले दो वीडियो में जो दो लेक्चर हम लोग लेकर के आए थे, उसमें हम लोग जो चर्चा किए थे उसमें एक मॉडल सेट का एमसीक्यू पोर्शन, ठीक है, और एक मॉडल सेट का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज का जो लेक्चर है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जैक बोर्ड के द्वारा, जेसीईआरटी के द्वारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से जितना भी एमसीक्यू पूछा गया है, हर एक एमसीक्यू यहाँ पर आपको डाल दिया गया है। आज तक जो एग्ज़ाम जितना हुआ उसमें जितना एमसीक्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा गया, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। हर चीज़ जो आपका डाउट है, हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर क्लियर करने का काम करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं आखिर लेक्चर में क्या है क्या, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन में अवसर लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का आखिर शेप किस प्रकार का होगा, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, आखिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता कैसे है, ठीक। तो ध्यान से समझते हैं कि आखिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इमेज कैसे बनता है। तो यदि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इमेज के बारे में बात करा जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इमेज ऐसा बनता है। अब जब इमेज ऐसा बनती है ताकि सेंटर पॉइंट की ओर क्या होता है, सेंटर पॉइंट की ओर क्यों बनता है, ठीक है। हम लोग इसमें जानते हैं कि इसमें एक आपका वाई गुड्स होता है, ठीक है, एक वाई गुड्स होगा, आपका एक्स गुड्स होगी, ये ताकि सेंटर पॉइंट की ओर किस प्रकार का होगा। तो याद रखिएगा कि ये जो शेप है सेंटर पॉइंट की और किस टाइप का शेप होता है, तो हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं अवतल, इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्या होगा, मूल बिंदु की ओर क्या होगा, वो आपका अवतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से है, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा आखिर सकारात्मक इकोनॉमिक्स है क्या, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है। तो याद, जहां पर तथ्य होती है, जहां पर कॉन्सेप्ट होता है, तो जहां पर आपका कॉन्सेप्ट होती है, तथ्य है, उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होगा, तो उसके बारे में जहां पर एक्सप्लेनेशन होती है, जिसके बारे में बताया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। चलिए हम लोग आते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, ठीक है। जो एक अनएम्प्लॉयमेंट आपका जो वेजेस जो प्रोवाइड कराया जाता है, अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, सरकार जो बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड करती है उसके बारे में है, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसका मांग, आपका मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर, या सभी। तो याद रखिएगा हम लोग जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं वो एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड घटे, ठीक है, आपका घटेगा तभी जब प्राइस इसका बढ़ेगी। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है, जो हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, आपको पढ़ने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का आयोजन निजी व्यक्तियों और संस्था द्वारा किया जाता है। कौन सा आपका आर्थिक क्रिया होती है, ठीक है, किस प्रकार का। तो जब कोई निजी व्यक्ति करेगा, यानी कौन सा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, जो कोई आपका प्राइवेट पर्सन होगी उसके द्वारा किया जाएगा। तो हम लोग तीन प्रकार का पूरा वर्ल्ड के इकोनॉमी को तीन भाग में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट है उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा करा जाता है, और जो सोशलिस्ट है वो गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। तो किस प्रकार का इकोनॉमी कोई व्यक्ति करेगा, तो कोई व्यक्ति कौन सा इकोनॉमी करेगा, वो आपका जाकर के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। याद रखना भारत कौन सा इकोनॉमी है, वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी हम लोग इसी को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स याद रखिए, ठीक है। तो जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आखिर इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो सामान्य मूल्य स्तर का, ठीक है, बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं, या उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करते हैं आपका जाकर के, या मुद्रा की आपूर्ति का करते हैं, मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है। तो एक बात याद रखना है कि जो उपभोक्ता संतुलन है या उत्पादक संतुलन है, तो कौन सा संतुलन होता है, कहाँ होता है, ठीक है, किस पॉइंट पर इसका संतुलन होगा, हम लोग इस सब विषय के बारे में जो आपका अध्ययन करने का काम करते हैं, ठीक है, वो आपका जाकर के अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग करते हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं जाकर के, अर्थव्यवस्था में कौन सी समस्या उत्पादन की तकनीक के चुनाव से है? यानी जो टेक्नोलॉजी है, तो सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था का जो समस्या है, जिसको हम लोग केंद्र समस्या बोलते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, तो तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी होगा तो हाउ टू प्रोड्यूस, तो हाउ टू प्रोड्यूस यानी तकनीक का चयन, कैसे उत्पादन करा जाए, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी का बात आता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? कौन सा इकोनॉमिक्स दिया था? हम लोग जानते हैं हर एक इकोनॉमिक्स का अपना अपना सिद्धांत है। तो पहला आपका जो सिद्धांत है वो आपका एडम स्मिथ, आपका एडम स्मिथ ने इसके बारे में क्या किया था? सिद्धांत दिया था। और एडम स्मिथ का सिद्धांत क्या था इकोनॉमिक्स को लेकर के? उसने धन संबंधित धारणा दिया। उसके बाद हम लोग पढ़े मार्शल के बारे में। तो जो मार्शल है, मार्शल ने वेलफेयर के बारे में बात किया, मानव कल्याण। फिर हम लोग बात किए रॉबिन्स के बारे में। तो रॉबिन्स ने किसके बारे में बात किया? तो रॉबिन्स ने बात किया, ठीक है, कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, इसलिए हम लोग चयन चुनाव करते हैं। स्कार्सिटी रिलेटेड थ्योरी गिवन बाय द प्रोफेसर रॉबिन्स। फिर सैमुअल्सन आया, सैमुअल्सन ने ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरी दिया, ठीक है, विकास संबंधी धारणा, जो सबसे नवीनतम धारणा है। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अर्थशास्त्र का सबसे आपका नवीनतम परिभाषा कौन सा है? तो वह है विकास संबंधी, जो कौन दिया था? सैमुअल्सन ने दिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मानव कल्याण, तो मानव कल्याण का दिया था मार्शल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या कौन सा है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है आवंटन की समस्या है, संसाधनों का उच्चतम प्रयोग कैसे हो, ये एक समस्या है, आर्थिक विकास कैसे हो, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सब ये सब क्या है? एक इकोनॉमी का समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। आर्थिक समस्या को जो दर्शाने वाला वक्र होता है, उसी वक्र को कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या करता है? एक इकोनॉमी में समस्या क्या होता है, किस प्रकार से समस्या होता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो जब ये रिसोर्सेज, इसको जो कर्व के आधार पे हम लोग डिनोटेट करने का काम करते हैं, इसी कर्व को क्या बोलते हैं? आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है, जिसका शेप होता है इस प्रकार का। क्या होता है? इस प्रकार का आपका शेप होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं। अर्थशास्त्र का जनक क्या है? तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौन होता है? एडम स्मिथ है, ठीक है। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनका एक बुक भी आया था, कुछ चीज़ हम लोग सीख लेते हैं जो एमसीक्यू में बार बार आता है कि 1776 में इसका एक बुक आया था, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये बुक है, इसी में इन्होंने धन संबंधी धारणा के बारे में बताया था। इन्होंने बताया भी था कि इस राजनीतिक अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में लोगों का एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन कौन किया था? ये आपका एडम स्मिथ ने किया था। यदि ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का जनक है कौटिल्य, यानी चाणक्य, ठीक है। कौन है? प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का जनक है आपका चाणक्य। चाणक्य को प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी उत्पादन होगा, उत्पादन का कारक नहीं है। तो कौन कारक नहीं है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए भूमि चाहिए। हम लोग कुछ फैक्टर जानते हैं, प्रोडक्शन का कुछ फैक्टर होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, आपका मशीन, ये सब कारक है। धन को हम लोग नहीं मानी, ठीक है, ये आपका कारक नहीं है। आंसर होगा सी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अर्थव्यवस्था में मूल्य तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में, ठीक है, मूल्य तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? आपका इन विच इकोनॉमी डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। तो कौन सा अर्थव्यवस्था होगा? तो वह अर्थव्यवस्था मूल्य तंत्र के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होगा वो आपका पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा, जिसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसी खास व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। तो जिसका नियंत्रण किसी खास व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा उसी अर्थव्यवस्था का हम लोग कौन सा अर्थव्यवस्था बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? जो अवसर लागत है, अवसर लागत का हम लोग कौन सा लागत के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, अवसर लागत को आपका आर्थिक लागत भी कहा जाता है, ठीक है। आपका अवसर लागत को हम लोग वैकल्पिक लागत के नाम से भी क्या करते हैं? आपका जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो धन का विज्ञान क्या कौन कहा था? एडम स्मिथ ने, ठीक है। कब, कौन सा बुक में दिया था? 1776 में। बुक का नाम क्या था? तो बुक का नाम था आपका वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में सबसे पहले धन का विज्ञान कहा था। कौन कहा? एडम स्मिथ ने कहा, ठीक है। इसी को क्या आपका जाकर के मानव कल्याण का विज्ञान कहा, वेलफेयर ओरिएंटेड कौन दिया? तो मानव कल्याण का जो विज्ञान कहा वो आपका कहा मार्शल ने। उसने कहा मार्शल, याद रखिएगा बाबू, मार्शल ने कब कहा था? कोई कोई बुक में आपका मेंशन करता है 93, कोई 92, ठीक है। मोटा मोटी अप्रोक्स डेट 1890 में क्या किया था? वो किया था, ठीक है। आपका जाकर के स्कार्सिटी ओरिएंटेड थ्योरी कौन दिया था? यदि देखा जाए चुनाव संबंधी धारणा कौन दिया था? तो चुनाव संबंधी धारणा दिया था रॉबिन्स ने। कौन दिया था? रॉबिन्स। सब एमसीक्यू में बार बार आते रहता है, ठीक है। क्वेश्चन तो एमसीक्यू यही सब पूछा जाता है। अब रॉबिन्स ने दिया था। इसका बुक का नाम यदि पूछा जाए कि रॉबिन्स का बुक का नाम क्या था, तो इकोनॉमिक्स ऑफ साइंस था, ठीक है। जो कब पब्लिश हुआ था? तो 1930 में पब्लिश हुआ था। तो ये सब चीज़ क्या होता है? आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक। निम्न में से कौन सा उत्पादन का स्रोत है? तो उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए, श्रम भी चाहिए, ठीक है, पूंजी भी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ताकि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग मेनली 5-6 फैक्टर लेके चलते हैं। एक, पहले तो जमीन चाहिए। तो क्या किसी के पास जमीन रहेगा तो प्रोडक्शन कर लेगा? पूंजी चाहिए, पूंजी भी तो चाहिए। बिना पूंजी का कैसे होगा, ठीक है। तो पूंजी हो गया तो जमीन और पूंजी से हो जाएगा, उसको लेबर भी चाहिए। लेबर भी हो गया तो भी नहीं प्रोडक्शन कर सकता है। प्रोडक्शन करने के लिए साहस भी चाहिए। जब जियो कंपनी लॉन्च हुआ तो याद रखिएगा, ठीक है, आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अप्रोक्स माना जाता है कि पहले ही वह 20,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया था। इसीलिए ना पहले फ्री किया, लत लगाया कि यूट्यूब समझो बाबू क्या होता है, ठीक है। आज नहीं, इंस्टा में धुआं धुआं हो गया। पहले रील्स बनता था किसमें? उस समय जो चलता था, ठीक है, टिकटॉक। टिकटॉक में रील्स बनता था। लॉकडाउन आ गया और आज हर कोई व्यक्ति लगभग, ठीक है, वो 300, 350 रुपया, 400 रुपया पर मंथ क्या कर रहा है? वो पे कर रहा है। तो एक एडिक्शन था, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा वो उसका उद्देश्य एक ही चीज़ है, क्या करना? पैसा कमाना, उसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्पादन संभावना वक्र की ढलान कैसे होती है? उत्पादन संभावना वक्र, ठीक। अब समझिए, ये हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका स्लोप किस टाइप से होता है? तो बाएं से दाएं होता है। यदि बोलेगा सेंटर पॉइंट की ओर क्या होता है, तो सेंटर पॉइंट की ओर क्या होता है? कौन सा शेप लेता है? तो सेंटर पॉइंट की ओर कनकेव लेती है, अवतल, ठीक है। यदि इस टाइप का शेप रहेगा, इस टाइप का कोई भी शेप रहता है, तो इस टाइप का शेप कौन होता है? ये आपका कन्वेक्स है, उत्तल होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा ना, तो इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो किधर से जाती है? वो बाएं से दाएं की ओर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थव्यवस्था को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है? समाजवादी भी होती है, मिश्रित भी होती है। आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। जब छोटे स्तर के आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, छोटे स्तर का आर्थिक इकाई होगा। जब छोटे स्तर का आर्थिक इकाई होगा तो
एक व्यक्तिगत परिवार भी होगा, फर्म भी होगा, उद्योग भी होगा, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत होना चाहिए। जब ये व्यक्तिगत होगा तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 17 नंबर, इस अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। तो हम लोग अर्थव्यवस्था को किस भाग में बांटते हैं? तो अर्थव्यवस्था तीनों होता है, पूंजीवादी भी होती है, आपका समाजवादी भी होती है और मिश्रित भी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करती है? कोई पूंजीपति करता है। समाजवादी का कौन करता है? सरकार करती है। मिश्रित क्या है? ये आपका दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्ति वक्र किस प्रकार से होता है? तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वक्र का ढाल ऋणात्मक होती है? तो नेगेटिव ढाल किसका होगा? तो याद रखना, पूर्ति वक्र का ढाल पॉजिटिव होती है। पूर्ति वक्र पॉजिटिव ढाल लेती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। जो बजट रेखा है, ये बजट रेखा का ढाल हो सकता है कुल लागत वक्र, कुल उपयोगिता वक्र, ठीक है ना। तो आपका जाकर के जो बजट रेखा है, ये बजट रेखा का ही ढाल क्या होगा? ये स्लोप आपका जाकर के नेगेटिव होगा। बजट रेखा का जो स्लोप बनता है, इस टाइप से स्लोप आपका बनता है, बजट रेखा का स्लोप, ठीक है, वो आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर के, वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन, तो जो टोटल कॉस्ट है, ये टोटल यूटिलिटी है, उसमें जो चेंज होगा, तो जब भी चेंज होगा तो याद रखिए वो मार्जिनल होता है। चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो, कॉस्ट में चेंज होगा तो मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है, रेवेन्यू में चेंज होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू होगा, आपका यूटिलिटी में चेंज होगा तो क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी होगा, क्योंकि मार्जिनल का सिंबल ही हम लोग क्या देता है? आपका डेल से देते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चेंजिंग हो रहा है, तो क्वेश्चन क्या है कि वस्तु की सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सीमांत उपयोगिता, ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, वस्तु की मात्रा के सापेक्ष कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। सेम क्वेश्चन हमको लगता है रिपीट हो गया है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर आपका सीमांत उपयोगिता ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उदासीनता वक्र, ठीक है, यानी इंडिफरेंस कर्व। पहला बात समझिए कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसे होता है। तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है, इस टाइप से स्लोप होता है। ये क्या होता है? एक साइड में यदि आप प्राइस को दर्शाते हैं, ठीक है, या एक्स है, एक्सिस है, ये 0 वाई है, तो आखिर जो है ये जो आपका जो स्लोप होगा, ये स्लोप आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन सही है? उपभोक्ता की प्राथमिकता एकदिष्ट, ठीक है। आमतौर पर एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु से अवतल होता है। अच्छा एक चीज बताइए कि आखिर अवतल कैसे होगा, कनकेव कैसे होगा? क्योंकि इस शेप को तो हम लोग जानते हैं ये कन्वेक्स शेप है, ठीक है। इसका अर्थ है कि 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। आपका जाकर के सी नंबर क्या दिया गया? उदासीनता मानचित्र में मूल बिंदु से दूरी पर स्थित उदासीनता वक्र अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षाकृत मापता है उच्च उपयोगिता स्तर को, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। कीमत का अनुपात को दर्शाता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, आपका सी और आपका डी, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हम लोग 2 धारणा पढ़े थे, एक पढ़े थे गणनावाचक धारणा और एक है क्रमवाचक धारणा, ठीक है। यूटिलिटी को मापने के लिए 2 कॉन्सेप्ट लेकर के आया। एक आया हिग्स और एलन नामक एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया जिसका नाम दिया वो क्रमवाचक धारणा। और गणनावाचक धारणा का प्रतिपादन दिया क्या था? वो कौन किया था? वो क्या था आपका मार्शल ने। मार्शल ने यह भी बताया कि हम उपयोगिता को मुद्रा के आधार पर भी क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उपयोगिता को किसके आधार पर मापा जा सकता है? तो मुद्रा के आधार पर मापा जा सकता है। ये स्टेटमेंट किसका? ये मार्शल का है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है क्रमवाचक धारणा, तो क्रमवाचक धारणा है हिग्स और एलन। यदि यही गणनावाचक धारणा होता तो आंसर होता मार्शल। गॉसन का पहला नियम कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा गॉसन का पहला नियम उपभोग का नियम है, जो यह दर्शाता है कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को उपभोग करते जाते हैं,
हर एक अगली इकाई पर मिलने वाला उपयोगिता घटेगा। जैसे भूख लगती है, पहला रोटी खाएंगे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, धीरे 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 घटते जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में हम लोग नहीं खाते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये नियम कौन था दिया था? गॉसन ने दिया था। तो गॉसन का पहला नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है तो मांग का नियम है नहीं, ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट रेखा का ढाल होता है। याद रखिएगा, बजट रेखा का जो ढाल होता है वह ढाल किस प्रकार का होता है? बजट रेखा का ढाल, ठीक है, आपका माइनस होता है पहले तो याद रखिएगा, ठीक है, वो नेगेटिव होता है और एक्स से किधर की ओर? वाई की ओर, ठीक है। आपका ह्रासमान सीमांत या सीमांत होगा बाबू, ठीक है, सीमांत उपयोगिता के नियम का प्रतिपादक है। तो सीमांत उपयोगिता का नियम का प्रतिपादन किया था, कौन किया था? गॉसन ने किया था, इसीलिए ना इसको हम लोग गॉसन का पहला नियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपयोगिता की विशेषता है? तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक है, उपयोगिता की सापेक्षिक अवधारणा, ये बात सही है। साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि ये शर्ट अच्छा है, ये शर्ट खराब है। हमको यदि ये पूछा जाए कि कितना अच्छा है, आपके पास कोई मेजरमेंट है? कोई मेजरमेंट नहीं है। घर में मम्मी खाना देती है, ठीक है, तो खाना अच्छा है, खाना ठीक बना या नहीं बना, ये हम लोग को हम लोग इसको समझ सकते हैं। मेरे पास कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि जिससे हम इसको क्या कर सकेंगे? मेजर कर पाएंगे। तो आंसर याद रखिएगा, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक घटना है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। आपका सापेक्ष है, तुलना करते हैं, ठीक है। अब तुलना क्या करते हैं कि किसी के कंपेयर में ए कोई एक शर्ट है, ठीक है, और बी कोई शर्ट है। अब ए शर्ट को आपने 500 में खरीदा और बी को आपने 800 में खरीदा था, और आपको पता चला कि हम जो 800 में शर्ट खरीदे थे उससे अच्छा आपका यही था। तो हम क्या किए? तुलना की। जब तुलना नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का मांग लोचदार हो सकती है? यानी मांग लोचदार होगा तो याद रखना, लोचदार किसको बोलते हैं? यानी इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, ठीक है। तो ईडी क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा, ठीक है, 1 से। और जब ईडी ग्रेटर होगा 1 से, यानी कीमत में जिस रेशियो में प्राइस में चेंज होगा उससे ज़्यादा रेशियो में उसका डिमांड में चेंज होगा। तो प्राइस में जिस रेशियो में चेंज होगा, डिमांड उससे ज़्यादा रेशियो में चेंज होगा, तो लग्जरी गुड्स होता है। तो लग्जरी गुड्स में जैसे लग्जरी कार है, ये सब क्या है? लग्जरी गुड्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में होती है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसी की मांग क्या होगा? तो जैसे किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग होती है, ठीक है। तो मांग में क्या होगा? अब देखिए, ऐसे तो घटता है, लेकिन यहाँ पर कीमत में दिया है और आपका ऑप्शन क्या दे दिया है? ऑप्शन दे दिया है कि आपका विस्तार होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, संकुचन होती है, ये ऑप्शन दिया है। तो हम लोग मांग में परिवर्तन पढ़े थे, और मांग में परिवर्तन में 2 प्रकार पढ़े थे, ठीक है। एक था आपका विस्तार और संकुचन, और दूसरा वृद्धि और कमी। तो जो वृद्धि और कमी था वो कीमत के कारण नहीं होता था, कीमत को छोड़ करके प्रभावित करने वाले अन्य कारक के कारण होता था। और विस्तार और कमी किसके कारण होता था? विस्तार और संकुचन किसके कारण होता था? वो कीमत के कारण होता था, ठीक है। याद रखिएगा, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु का मांग क्या होगा? मांग में संकुचन होती है, ठीक। यदि यही ऑप्शन आपका संकुचन ऑप्शन में नहीं रहता तो आंसर क्या होता? कमी होता, ठीक। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वस्तु का प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए होता है, ठीक है, अनेक उद्देश्य के लिए क्या होता है? इसका प्रयोग होता है। अब जब कोई वस्तु बहुत उद्देश्य से प्रयोग होता है, वो किस प्रकार का वस्तु होता है? तो जैसे ही थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा, तो उस वस्तु का मांग बहुत ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य बहुत सारा है। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो मांग लोग कम करेगा। तो जब प्राइस आपका मांग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, प्राइस घटने से या बढ़ने से, तो इसको कौन सा मांग बोलते हैं? लोचदार, ठीक है, या इकाई से अधिक लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढलान होती है। अब घटिया वस्तु मतलब होता है जिसको हम लोग गिफिन गुड्स बोलते हैं, निकृष्ट वस्तु।
तो एक बात याद रखना, किसी घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र का ढाल कैसे होगा, तो मांग वक्र का ढाल कैसे होगा, तो जो गिफिन गुड्स होता है, निकृष्ट वस्तु हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका कीमत कम होता है। मोटा कपड़ा, मोटा अनाज, ये सब क्या है, कीमत कम है। तो जब कीमत कम रहता है, कीमत कम रहता है, तो कोई भी जो निकृष्ट वस्तु है उसका कंज्यूम वही करता है जिसका आय कम होता है। यानी निकृष्ट वस्तु यानी जो गिफिन गुड्स है, गिफिन गुड्स का इनकम के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, इनकम के आधार पर। तो एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब इनकम के आधार पर होगा डिमांड, तो जिसका इनकम ज़्यादा होगा, क्या मोटा कपड़ा पहनेगा, क्या पहनेगा, क्या वो नहीं पहनेगा। तो याद रखिएगा, मोटा कपड़ा क्या करेगा, वो नहीं पहनेगा। तो इनकम जिसका कम होगा उसका जो होगा, इनकम क्या होगा। तो इसी कारण से निकृष्ट वस्तु का मांग वक्र का ढाल क्या होता है, वो नेगेटिव स्लोप होता है। कौन सा स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक ढाल होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण किस प्रकार की वस्तु का मांग कम हो जाती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के कारण किस प्रकार की वस्तु का मांग कम हो जाती है। तो यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होता है तो कौन सा वस्तु कम खरीदेगा, तो निकृष्ट वस्तु कम खरीदेगा, गिफिन गुड्स। आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी वस्तुओं का संयोजन युग्म है। ठीक है, प्रतियोगी, प्रतियोगी मतलब क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसका एक के स्थान पर दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम लोग एक के स्थान पर दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं तो ऐसा गुड्स को हम लोग कौन सा गुड्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है बाबू, अब ध्यान से समझिएगा। तो अब जाकर के अब जैसे हो गया, ठीक है, कार और पेट्रोल। तो कार और पेट्रोल तो पूरक वस्तु है। ठीक है, कलम और स्याही, कंबल और रजाई, ठीक है, रोटी और मक्खन। तो रोटी और मक्खन तो साथ में खाते हैं। ठीक है, तो कंबल के जगह हम रजाई का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ किस प्रकार की वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो जैसे आय बढ़ेगा, लोग कौन सा वस्तु कम खरीदेगा, तो आप सीधा सा बात बता सकते हो, कोई भी आदमी ज़्यादा कमाएगा तो घटिया वस्तु कम खरीदेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, घटिया वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइएगा, मांग वक्र सामान्यतः इस प्रकार झुकता है। मांग वक्र, अब चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि मांग वक्र का ढाल कैसे होता है। तो मांग वक्र का ढाल कैसे होता है, तो कीमत जैसे ज़्यादा होगा तो मांग कम होगी। तो मांग वक्र कैसे होता है, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल लेता है। किधर जाता है, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं की ओर। बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर। कौन सा होगा अब, नीचे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण मांग फलन है। तो याद रखिएगा ये डिमांड है, सीधा समझिए, ये फंक्शन है। ठीक है, ये मांग फलन है। तो किसका है, तो डिमांड किसका होता है, किसी भी क्वांटिटी का। ठीक है, किसी भी क्या होगा, क्वांटिटी का। तो अब ये डी हो गया, या फंक्शन है, पी हो गया प्राइस। आपका की पी क्या है, ये आपका पी प्राइस है। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि जब यदि किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और कीमत घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो ये है, अब देखिए मिला लीजिए कहाँ पर है। ठीक है, ये पी है, ये डिमांड है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कीमत में वृद्धि के साथ गिफिन वस्तु का मांग क्या होता है। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ता है, याद रखिएगा गिफिन वस्तु का मांग भी क्या होता है, मांग बढ़ता है। अब सर एक चीज समझ में नहीं आता है कि कीमत बढ़ने पर गिफिन वस्तु का मांग क्यों बढ़ता है। कीमत बढ़ने पर आखिर गिफिन वस्तु का मांग क्यों बढ़ेगा। तो गिफिन वस्तु हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका कम आय वाला खरीदता है। अब मान लिया जाए वस्तु महंगा होते जाएगा, तो वस्तु महंगा होगा तो लोग किसको खरीदेगा, जो निम्न क्वालिटी का वस्तु है वही खरीदेगा। ठीक है, सब्जी मान लिया जाए बहुत महंगा हो रहा है, तो लोग जो सस्ता मिलेगा वही खरीदेगा। अब मान लीजिए आलू सस्ता में है तो लोग आलू का कंज्यूम ज़्यादा करेगा, आलू का कंज्यूम क्या करेगा आपका ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो कीमत बढ़ने पर जैसे जैसे वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो गिफिन वस्तु का मांग भी क्या होता है, वो आपका बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मांग के गिरावट का क्या कारण है। मांग में कमी का क्या हो सकता है, आय में कमी ये भी हो सकता है, खरीदने वाले की संख्या में कमी ये भी हो सकता है, रुचि और फैशन ये भी हो सकता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मांग का लोच है किस प्रकार का कथन। याद रखिएगा, मांग का लोच हो, पूर्ति का लोच हो,
मांग का लोच या पूर्ति का लोच कौन सा कथन है? तो मांग का लोच एक मात्रात्मक कथन है, पूर्ति का लोच एक मात्रात्मक कथन है। ठीक है, मांग का नियम कौन सा कथन है? गुणात्मक कथन है। पूर्ति का नियम कौन सा कथन है? गुणात्मक कथन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विलासिता की वस्तु की मांग है, जो लग्जरी आपका गुड्स होती है उसका डिमांड किस प्रकार से होता है? तो विलासिता वस्तु सीधा सा समझ लीजिएगा कि प्राइस थोड़ा सा चेंज होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। तो जब डिमांड ज़्यादा होगा, देखना थोड़ा सा दाम घटेगी, महिला लोग ज्वेलरी दुकान में भीड़ लगा देती है। सोना सस्ता हो गया, सोना सस्ता हो गया मतलब क्या? सोना अब ठीक है 60,000 में मिल रहा था या 1 लाख में मिल रहा था, तो क्या 20,000 में मिलने लगा क्या? ऐसा तो होता है कभी? क्या ऐसा तो नहीं होती है। तो याद रखिएगा आपका जाकर के, अब ये क्या हो गया? इकाई से अधिक लोचदार। अब ऑप्शन देखिए, बेलोचदार तो होगा नहीं, अत्यधिक लोचदार तो होगा नहीं, लोचदार होगा। लोचदार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई से अधिक लोचदार बोलते हैं। आवश्यकताओं की मांग की लोच होती है। अब आवश्यक कोई वस्तु होगा, मान लिया जाए कोई नेसेसिटी गुड्स है, तो नेसेसिटी गुड्स में एक बात याद रखिएगा कि जो आपका एलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होगा, नेसेसिटी गुड्स का एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे होगा? तो जिस रेशियो में प्राइस चेंज होगा उस रेशियो में डिमांड नहीं होगा चेंज, और जब नहीं होगा तो इकाई से क्या होगा बाबू? इकाई से आपका कम होगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एक वित्त मंत्री उन वस्तुओं पर कर की दर बढ़ा सकती है जिनके लिए मांग की कीमत लोच मूल्य है। ठीक है, एक वित्त मंत्री उन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा सकती है जिनके लिए कीमत आपका मांग की लोच है। अब समझिए वो टैक्स बढ़ा सकती है, तो कौन सा वस्तु पे वो टैक्स बढ़ा सकती है? पहला ये बात समझिए। ठीक है, कौन सा वस्तु पे वो टैक्स बढ़ा सकती है? तो हम लोग एक चीज़ ध्यान से समझेंगे कि हम लोग जो टैक्स जो सरकार जो बढ़ा सकती है, ठीक है, जो सरकार बढ़ा सकती है टैक्स, वो टैक्स का कौन सा वस्तु होगा जिसके ऊपर वो बढ़ा सकती है? तो एक बात याद रखिएगा कि टैक्स के लिए सरकार क्या करती है, उस वस्तु के ऊपर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा सरकार लगा देती है जो वस्तु लग्जरी है। अब जब लग्जरी वस्तु है तो याद रखना जो एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, जो आपका क्या होगा? आपका एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। ये एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका जाकर के लग्जरी वस्तु में किस प्रकार से होगा कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा, प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा तो उसके कारण क्या होगा? आपका डिमांड ज़्यादा चेंज होगा, ज़्यादा चेंज होगा। तो कौन सा वस्तु होगा? ईडी ग्रेटर देन 1, या ईडी ग्रेटर देन क्या होगा? 1 से क्या होगा? कम होगा या 1 से अधिक होगा? तो आंसर होगा आपका 1 से क्या होगा? आपका अधिक होगा। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होने से चाय का मांग क्या होगा? कॉफ़ी का दाम बढ़ेगा। याद रखिएगा, जैसे ही कॉफ़ी का दाम बढ़ेगा तो चाय का मांग क्या होगा? तो चाय का मांग ऑटोमेटिक सा बात है। एक चीज़ समझिएगा कि यदि लोग कॉफ़ी का दाम बढ़ेगा, कॉफ़ी का दाम बढ़ेगा तो लोग कॉफ़ी नहीं पिएगा तो चाय पिएगा, तो चाय की मांग क्या होगी? चाय की मांग बढ़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा, चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो हम लोग जानते हैं कि मांग का लोच कितना होता है? 5। ठीक है, आप जानते भी हो। पहला क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, ईडी इक्वल टू क्या होता है? इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग कौन सा मांग का लोच बोलते हैं? पूर्णतः लोचदार। ठीक है, दूसरा क्या होता है बाबू? ईडी बराबर क्या होता है? 0, जिसको क्या कहा जाता है? पूर्णतः बेलोचदार। तीसरा क्या होता है? आपका ईडी इक्वल टू आपका 1, यानी वो इकाई के बराबर लोचदार। ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, आपका जाकर के ईडी इक्वल टू क्या हो गया? 1, सम लोचदार, जिसको इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं, इसे इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। चौथा चीज़ क्या होता है? आपका ईडी ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हो गया? आपका जाकर के आपका ईडी इक्वल टू 1 हो गया यूनिटरी इलास्टिक। ये क्या हो गया? आपका इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से इधर मोर इलास्टिक हो गया। और एक क्या होता है? आपका ईडी होता है लेस देन 1, इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है? 5 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या है? तो कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में क्या होना? परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मांग का गिरावट का कारण है? तो आय में गिरावट भी हो सकता है, खरीदार की संख्या कर सकते, उपभोक्ता की रुचि में भी कम हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। समूह उत्पाद रेखा का ढाल क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो समूह उत्पाद रेखा होती है, जो आपका उसका जो ढाल होता है आपका आइसोकरेंट का, वो आपका ऋणात्मक होती है, नेगेटिव स्लोप होती है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत का एक उदाहरण दीजिए, कौन सा नहीं है? परिवर्तनशील लागत, ठीक है, याद रखिए कौन सा है? परिवर्तनशील लागत। तो कच्चे माल की लागत, तो कच्चे माल का दाम तो बढ़ता घटता है, कौन सा नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील लागत का नहीं है? तो कच्चे माल का कीमत तो बढ़ेगा घटेगा, याद रखना। दूसरा बात है आपका बिजली बिल, ये भी आपका बढ़ेगी घटेगी। मकान का किराया ये फिक्स होता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है। कब होता है? दोनों बराबर कब होगा? ठीक है, परिवर्तनशील साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होती है, यानी जो भी आपका परिवर्तनशील है, जो चेंज हो सकता है, उसका औसत उत्पाद मतलब हो गया आपका एवरेज प्रोडक्शन। सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्शन, दोनों बराबर हो सकते। कब हो सकती है? ठीक है, तो औसत उत्पाद अधिक होता है तब, जो औसत उत्पाद अधिक होगा तो फिर बराबर कैसे होगा? ठीक है, दोनों तो बराबर नहीं हो सकता। औसत उत्पाद बढ़ता है उस समय हो सकता है, ठीक है, या सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है उस समय हो सकता है, या सीमांत उत्पाद शून्य होता है उस समय हो सकता है। याद रखिएगा कि शून्य के कंडीशन में तो हो ही नहीं सकता। यदि आप ऑप्शन के हिसाब से इसको देखोगे तो औसत जिस समय अधिकतम हो सकता है, जैसे एवरेज आपका जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो सकता है, उस समय ये कंडीशन आपका हो सकता है। ठीक है, बाद बाकी औसत उत्पाद जब बढ़ेगा तो जैसे जैसे एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एवरेज कब बढ़ेगा? जब मार्जिनल बढ़ेगा तब ना एवरेज बढ़ेगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो टोटल प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब एक एक इकाई का नेक्स्ट यूनिट में मार्जिनल बढ़ेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फार्म के संतुलन का शर्त क्या है? यदि कोई बाजार पूर्ण प्रतियोगिता का है तो याद रखिएगा पहला शर्त होता है कि एमआर बराबर होता है एमसी। दूसरा शर्त क्या होता है कि एमसी जो वक्र होता है वो एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से क्या करता है? काटता है। पहला है एमआर बराबर एमसी। ठीक, चलिए एमआर बराबर एमसी हो गया। पैमाने पर बढ़ते प्रतिफल के उत्पादन फलन में कारकों को 3 गुना बढ़ाने पर उत्पादन किस अनुपात में बढ़ेगा? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल यानी सीधा सा समझिएगा, ठीक है, आपका कौन सा है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल है। एक चीज क्या होता है? साधन के प्रतिफल और एक होता है पैमाने के प्रतिफल। तो जो साधन का प्रतिफल है वो साधन का प्रतिफल क्या होता है? उसका संबंध अल्पकाल से होता है। साधन के जो संबंध है, ठीक है, प्रतिफल का संबंध अल्पकाल से है। ठीक है, अब पैमाने के प्रतिफल का क्या होता है? तो पैमाने के प्रतिफल का दीर्घकाल से होता है, दीर्घकाल से है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के उत्पादन फलन में कारक को 3 गुना बढ़ाते हैं, मान लो 3 गुना बढ़ाते हैं। ठीक है, बढ़ते प्रतिफल है, तो बढ़ते प्रतिफल क्या बताता है कि जितना बढ़ेगा उससे ज़्यादा बढ़ना चाहिए, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उत्पादन किस अनुपात में बढ़ेगा? 2 बार में, 3 बार से अधिक तो 3 बार से अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि बढ़ते प्रतिफल क्या बताता है? बढ़ते प्रतिफल यह बताता है कि जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जाएगा उससे अधिक अनुपात में उसकी उत्पादन मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होता है, मान लीजिए सीमांत लागत अधिक है, किससे? औसत लागत से। तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक है, अब कैसे समझेंगे? मान लिया जाए किसी का टोटल कॉस्ट है 10 कलम का टोटल कॉस्ट मान लीजिए 100 है। कितना कलम बनाया? ठीक है, इसका कितना प्रोडक्शन कलम का हुआ? तो 10 हुआ। आपका 10 पेन बनी। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट 100 है। तो एवरेज कॉस्ट कितना होगा? तो एवरेज कॉस्ट हर एक कलम का 10 रुपया पड़ता है। 10 रुपये इसका क्या है? आपका एवरेज कॉस्ट है। अब क्वेश्चन आप सिर्फ समझिएगा, जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। अब सीमांत लागत, सीमांत मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने पर, मान लिया जाए कि 11वां यूनिट प्रोडक्शन किया, 11वां पेन प्रोडक्शन किया और टोटल कॉस्ट हो गया 100
15 रुपया, इसका मतलब 10 कलम जब बना था तो 100 था, तो 11वां जैसे बना तो मार्जिनल 15 हो गया। और जब मार्जिनल 15 रुपया हो गया, ठीक है, तो जैसे मार्जिनल 15 रुपया होगा तो क्या होगा, औसत लागत घटेगी। अब औसत किसे घटेगा, औसत लागत क्या होगी, ठीक है, सीमांत लागत घटेगी, सीमांत तो बढ़ गया है, औसत लागत बढ़ेगी, क्या होगा, बढ़ेगी। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। उत्पादन फलन में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। उत्पादन फलन को कैसे किया जाता है, उत्पादन फलन। अब समझिए कि उत्पादन फलन क्या है, ठीक है। तो उत्पादन यानी प्रोडक्शन, ये हो गया फंक्शन, ठीक। अब कौन कौन सा कारण है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो ये होगा आपका, ठीक है। सर ए बी सी डी दे दिया है सर, तो ए बी सी डी क्या कर लिया है, वो फैक्टर को वो मान लिया है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, इसे हम लोग जनरली लिखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे देते हैं, कोई भी आपका क्वांटिटी दे देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, फॉर्मूला होता है TC इक्वल टू TFC प्लस TVC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ध्यान दे दीजिए कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट यदि लिखेंगे तो TC में TFC माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता, ये तो होता नहीं है, ठीक है, ये आपका होगा नहीं। TFC यदि लिखे तो TC माइनस होगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन किससे संबंधित है, एक होता है साधन के प्रतिफल और एक होता है पैमाने के प्रतिफल, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका जाकर के एक होता है रिटर्न्स टू स्केल, एक होता है रिटर्न्स टू फैक्टर। तो रिटर्न्स टू जो फैक्टर होती है वो साधन का प्रतिफल है जिसका संबंध शॉर्ट रन से होता है, और रिटर्न्स टू स्केल जो होती है वो पैमाने का प्रतिफल है जिसका दीर्घकाल से होता है। चलिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन किससे है, पैमाने के प्रतिफल से होता है, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन तो अल्पकालीन रहता, यही क्वेश्चन तो आपका क्या रहता, अल्पकालीन रहता, यानी अल्पकाल। तो अल्पकाल में क्या होता है, याद रखिएगा बाबू, अल्पकाल में आपका साधन के प्रतिफल होता है, साधन के प्रतिफल होता है, साधन के प्रतिफल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत, मान लो कोई वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, उसका स्थिर लागत है 60 टका, 60 रुपये, 60 रुपीज़, ठीक। उस वस्तु की 10 इकाई का उत्पादन होता तो औसत स्थिर लागत AFC क्या होगा, ठीक है, AFC क्या होगा। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यदि हमको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट जितना है, टोटल कॉस्ट से क्वांटिटी को, अब टोटल कॉस्ट कितना है 60, कितना क्वांटिटी है 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आ गया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट हो गया आपका 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी लागत उत्पादन में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है, कौन सी लागत उत्पादन के परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। तो दो प्रकार का लागत होती है, मान लीजिए कोई कॉस्ट हो गया तो टोटल कॉस्ट हो गया, दो कॉस्ट होता है, एक आपका TFC होता है प्लस क्या होता है बाबू, TVC होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मतलब जो चेंज होगा उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो TFC नहीं चेंज होगा, और जब TFC चेंज नहीं होगा तो जो TFC चेंज नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, ठीक है, TFC हो गया। औसत आकार यानी, ठीक है, औसत एवरेज कॉस्ट होता है, ठीक है, औसत लागत होगा, ठीक है। औसत लागत वक्र का आकार क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज कॉस्ट दो चीज़ से बनता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से समझिएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का यदि हम डायग्राम देखते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हम डायग्राम देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का यदि हम डायग्राम देखेंगे तो इस टाइप का शेप बनता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम इस टाइप का शेप बनता है, ठीक। अब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ये हो गया आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस टाइप से बनता है, तो ये हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। तो कौन सा शेप बना, कौन सा शेप बना, तो यू शेप बना, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा आपका यू आकार का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परिवर्तनशील उत्पादन का नियम किससे संबंधित है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ठीक। तो जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, ठीक है, वो परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित है, वो आपका जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है वो आपका अल्पकाल से संबंधित है। कौन सा काल से, अल्पकाल से। अब याद रखिए क्वेश्चन कुछ आता है, जो आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, इस परिवर्तनशील अनुपात का नियम में एक उत्पादक, ठीक है, आपका कहाँ उत्पादन करना चाहेगा। तो याद रखिएगा जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है
उसके आधार पर यदि देखा जाए तो एक उत्पादक जो उत्पादन करना चाहेगा वो दूसरी अवस्था में करेगा, अल्पकाल में। अल्पकाल में एक उत्पादक कौन सा अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा? दूसरी अवस्था में। तो यही क्वेश्चन पूछे कि दीर्घकाल में, ठीक है, एक उत्पादक कहाँ उत्पादन करना चाहेगा? तो दीर्घकाल में एक उत्पादक पहली अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, ठीक है। उत्पादन की 5 इकाई का औसत स्थिर लागत 20 है, ठीक है, यानी 5 किसी वस्तु का 5 इकाई का प्रोडक्शन करता है, 5 यूनिट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और 5 यूनिट का प्रोडक्शन करने के बाद औसत स्थिर लागत जो है, ठीक है, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वह कितना निकलता है? 20 रुपीज़ आती है, ठीक हो गया। उत्पादन की 5 इकाई पर औसत परिवर्तनशील लागत 40 रुपया है। तो अब 5 इकाई पर औसत परिवर्तनशील भी तो होगा, तो एवरेज आपका क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 40 रुपया है। तो 5, ठीक है, 5 इकाई के उत्पादन की औसत लागत क्या होगा? आखिर एवरेज कॉस्ट क्या होगा? ठीक, अब समझिएगा कि आखिर 5 इकाइयों के उत्पादन का औसत लागत क्या होगा, ठीक है, 5 इकाइयों के उत्पादन का औसत लागत क्या होगा? तो उत्पादन की 5 इकाई का औसत स्थिर लागत 20 है। उत्पादन की 5 इकाई का औसत स्थिर लागत 20 है, ठीक है। तो याद रखो बाबू कि 5 इकाई का औसत स्थिर लागत जब 20 है, ये स्थिर लागत है। चाहे 1 इकाई का उत्पादन करो, चाहे 0 इकाई का उत्पादन करो, वो 20 है तो 20 ही रहेगा, ठीक है, वो 20 ही रहेगा। अब वेरिएबल कितना है? वेरिएबल कितना है? वेरिएबल हो गया आपका, ठीक है, 40। आपका जाकर के औसत परिवर्तनशील लागत कितना है? 40 है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट जब आपका 60 हो गया, ये क्या हो गया? ये टोटल कॉस्ट हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 5 इकाइयों के उत्पादन की औसत लागत है, द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द 5 यूनिट्स आउटपुट 20 रुपीज, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 5 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट 40 रुपीज, एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन 5 यूनिट इज। होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली तो एवरेज कॉस्ट यदि बोलेगा तो एवरेज कॉस्ट किसी का भी निकालेगा, तो ये टोटल कॉस्ट हो गया 60 और एवरेज कॉस्ट तुम निकालोगे किसी का भी तो क्या हो जाएगा? 60 से डिवाइड कर देंगे 5 को, तो 12 होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है। या तो ऑप्शन मिस्टेक है या तो क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। ये देख लेंगे हम लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, यदि नियोजित श्रम की 2 इकाइयों पर कुल उत्पाद 22 है, ठीक है, 1 इकाई पर कुल उत्पादन 10 है, तो मार्जिनल क्या होगा? तो याद रखिएगा 1 इकाई पर 10 है, दूसरा इकाई पर आपका कितना है? 22 है। जब 1 इकाई पर 10 है, मार्जिनल क्या बोलते हैं? ये पहला इकाई से अगला इकाई यानी नेक्स्ट इकाई पर चेंज होने पर जो चेंजिंग होता है, ठीक है। तो 10 से कितना हो गया? सीधा समझो, 10 से कितना हो गया? 22, ठीक है। तो कितना का चेंज हुआ? 12 का चेंज हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। सीधा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हो इसको। जब आपका किसी, ठीक है, किसी वस्तु का 1 इकाई था तो मार्जिनल प्रोडक्शन 10 था, जब 2 इकाई हुआ तो 22 हो गया, ठीक है। कि अब ये चेंज हुआ, कितना का चेंज हुआ? तो कितना का चेंज हुआ? 12 का चेंज हुआ। इसी को जो चेंज होता है प्रोडक्शन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगा, ठीक है। जो कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। तो कौन सा संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत के बीच का अंतर क्या है? तो उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत के बीच का अंतर क्या है? तो जैसे जैसे उत्पादन मान लो वृद्धि होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ने पर आपका कुल लागत बढ़ेगी,
एक कुल स्थिर लागत बढ़ेगी क्या? कुल स्थिर लागत नहीं बढ़ेगी। समझिए कि यदि कोई प्रोडक्शन करता है, जीरो प्रोडक्शन किया तो भी कुछ मान लो 50 रुपया उसका कॉस्ट आता है, जमीन भाड़ा है, कुछ भी है, ठीक है, वो आ रहा है, वो फिक्स है। प्रोडक्शन इकाई 1 करेगा तो भी 50 आएगा, प्रोडक्शन इकाई 10 करेगा तो भी 50 ही आएगा, ठीक है, तो ये 50 ही होगा। तो याद रखना, जब उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत के बीच का अंतर क्या होगा, बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये बीच का अंतर क्या होता है, आपका स्थिर रहता है। उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत, ठीक है, जो कुल लागत होगा टोटल उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो कुल लागत उत्पादन में वृद्धि होगा तो कुल लागत तो आपका क्या होगी, वो कुल लागत बढ़ेगा, कुल स्थिर लागत तो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा निश्चित लागत नहीं है? निश्चित लागत नहीं है, ठीक है। तो बीमा की प्रीमियम जो होता है ये निश्चित होता है, इंटरेस्ट निश्चित होता है, कारखाना निश्चित होता है, कच्चे माल का कीमत निश्चित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा होता है? तो एवरेज कॉस्ट का तो अभी हम लोग बात किए, ठीक है। एवरेज कॉस्ट आपका औसत उत्पादन होगा, देखिए, ठीक है, आपका एवरेज होगा, ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्शन जो होगा यानी एवरेज कॉस्ट होगा, सॉरी एवरेज प्रोडक्शन होगा, उसका आकार क्या होगा, ये आपका जाकर के यू आकार का शेप लेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति में 8% की परिवर्तन होती है, ठीक है, तो लोच ज्ञात करें। सीधा सा हम लोग समझते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू क्या होता है बाबू, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू पूर्ति मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो पूर्ति मात्रा में 8 हो रहा है, ये 5 होगा, ठीक है। तो आप जैसे, ठीक है, तो 5 हो जाए, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 30 5 30 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा 1.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से, ठीक है, किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ा तो कीमत में, ठीक है, कीमत में क्या चेंज होगा, ड्यू टू द इंक्रीज द सप्लाई गुड्स इन द मार्केट, ठीक है, द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो याद रखिए कीमत बढ़ेगा तभी पूर्ति बढ़ेगा, तो कमी होती है नहीं, वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने पर उसकी आपूर्ति की मात्रा 5% से बढ़ जाती है। किसी वस्तु की कीमत में 5% का वृद्धि हुआ, आपूर्ति 5% से ज़्यादा हो गया, ठीक है, हो गया। तो एक बात याद रखिए, जब आपका प्राइस 5% बढ़ा, सप्लाई 5% से ज़्यादा बढ़ गया, तो ये किस प्रकार से है, ठीक है, कीमत में जिस अनुपात में चेंज हुआ उसके से ज़्यादा हो गया। याद रखिएगा कि ईडी क्या हो गया, ज़्यादा चेंज हो गया, सॉरी आपका ईएस है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका ज़्यादा चेंज हुआ प्राइस के कंपेयर में। तो जब प्राइस के कंपेयर में ज़्यादा होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार। अब देखिए ऑप्शन देखिए, ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार होगा नहीं, बेलोचदार होगा नहीं, इकाई लोचदार, ठीक है, यूनिट इलास्टिक या लोचदार। तो इकाई से अधिक लोचदार होता है, ठीक है, इकाई से क्या होता है आपका अधिक लोचदार होता है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, यदि सरकार द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाया जाता है तो वस्तु की आपूर्ति होगी। यदि सरकार वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगाता है, यानी सरकार टैक्स लगा देती है, तो टैक्स लगाने के बाद आखिर क्या होगा, तो वस्तु महंगा होगा, और जब वस्तु महंगा होगा तो लोग कम खरीदेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो वस्तु की आपूर्ति क्या होगी, आपूर्ति कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आपूर्ति कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं। जब किसी फर्म की पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समांतर होता है, जब किसी फर्म का पूर्ति वक्र, ठीक है, कीमत अक्ष के समांतर होता है, यानी, ठीक है, ये आपका प्राइस हो गया, ये प्राइस है, ये आपका सप्लाई है, सप्लाई है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसके समांतर है, ठीक है, यानी प्राइस के कम समांतर है, तो कीमत के सापेक्ष पूर्ति क्या होगा,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पूर्णतः लोचदार, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो हो गया ईडी इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि प्राइस आपका ES इक्वल टू 0 हो गया, ES इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो जब ES इक्वल टू आपका 0 हो गया तो ये किस प्रकार की पूर्ति है, तो ये हो गया पूर्णतः बेलोचदार। याद रखिएगा, ठीक है, लोचदार, अधिक लोचदार, पूर्णतः लोचदार या पूर्णतः बेलोचदार। तो आंसर हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू कितना है, तो आपका 0 है, ठीक। एक मुश्त कर का वस्तुओं की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए एक बार में आप टैक्स लगा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक सा बात है, ठीक है, टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस गुड्स का बढ़ेगा, और गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा, घटेगी, तो पूर्ति क्या हो जाएगी, पूर्ति आपका कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वस्तु की पूर्ति का निर्धारण तत्व क्या है, तो कीमत एक है, ये ठीक है, संबंधित वस्तु का भी कीमत है, कारक भी। आंसर क्या हो जाएगा, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। E इक्वल टू 0 है, E इक्वल टू 0 है, तो जब 0 होता है तो याद रखना डायग्राम इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। जब डायग्राम इस प्रकार का बनेगा तो ये क्या होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है, परफेक्टली इनएलास्टिक आपका होती है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूर्ति की लोच का मापने का इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो सीधा सा समझ लीजिएगा कि आपका जाकर के इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है, आपका इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल एस बटे डेल पी इंटू पी बाई क्या होगा, ये एस होगा, ठीक है। टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है शायद आपका जाकर के, ऐसा कोई तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसी ऑप्शन को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। डेल एस बटे डेल पी होगा, या क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपका जाकर के ये आपका आंसर अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बात करते हैं। बाजार में फर्म के स्वतंत्र प्रवेश और निकास की स्थिति में बाजार कीमत होती है, ठीक। बाजार में फर्म के स्वतंत्र प्रवेश और निकास की स्थिति में बाजार कीमत होती है। आखिर बाजार कीमत क्या होगा, तो एक बात याद रखिएगा कि जो बाजार कीमत होता है, स्वतंत्र आपका क्या होगा, निकास है, और स्वतंत्र आपका क्या है, प्रवेश है। उस स्थिति में आपका न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, न्यूनतम आपका औसत लागत के बराबर होगी। किस बाजार में AR बराबर MR होता है, ठीक है। याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होगा वहाँ पर आपका AR बराबर MR बराबर क्या होगा, P होगा। AR बराबर MR बराबर P क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस बाजार में विभेदित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का वस्तु का उत्पादन होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार का वस्तु का उत्पादन कहाँ पर होगा, ठीक है, भिन्न भिन्न जो आपका वस्तु होता है उस वस्तु का जो उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, इससे परफेक्ट कंपटीशन होता है। एक्चुअली याद रखिएगा किसी भी बाजार में पूर्णतः परफेक्ट कंपटीशन कभी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। फुल्ली आपका मोनोपोली तो हो नहीं सकता। तो अलग अलग वस्तु हम लोग यहाँ पर, हमारा जो बाजार होता है वहाँ बाजार में हम लोग बोलते हैं कि गुड्स आर द होमोजेनियस इन कंडीशन, ऐसा नहीं होता है, समरूप नहीं होता है, लेकिन निकट, ठीक है, आपका प्रतियोगी होता है। मतलब हम उसके सामने उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब खाना खाने गए, ठीक है, आपको चावल मान लो होटल वाला बोला नहीं है तो रोटी खा लो, चलिए उसके जगह पर हम कंज्यूम कर सकते हैं। दोनों तो एक चीज़ है नहीं। आप कोई अलग मीठा लेने गए, वो मीठा नहीं मिला, कुछ अलग मीठा लेकर के आए, लेकिन वो क्या हो गया, उसकी जगह पर हम उसका कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता। कौन सा प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म के संतुलन के लिए शर्त क्या होता है। 2 शर्त होता है, याद रखिएगा। एक शर्त होता है MR बराबर MC, ठीक है, जो है आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा होता है MR वक्र, सॉरी MC वक्र MR वक्र को कहाँ से काटेगा, जो MC वक्र होगा वो आपका MR वक्र को, MR जो वक्र होगा उसको कहाँ से काटेगा, नीचे से काटेगा, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका हो जाएगा, कहीं पर होगा MC बराबर MR। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ, किसी वस्तु का कीमत कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा कि हम अभी बताए आपको कि जिस जगह पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होगा, डिमांड और सप्लाई दोनों जिस पॉइंट पर इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्शल ने बताया था कि जिस जगह पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा वहीं पर प्राइस डिटर्मिनेशन होगा।
तो वस्तु की पूर्ति अधिक होगी नहीं, वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर, यानी ठीक है डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड द सप्लाई द कमोडिटी आर इक्वल। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग ठीक है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बाजार मूल्य को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, याद रखिएगा बाजार मूल्य कहाँ तय होता है, तो बाजार मूल्य होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का बाजार होगा वहीं पर बाजार मूल्य का निर्धारण होगा। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट। ठीक, चलिए आंसर होगा ए नंबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? यदि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा तो वहाँ पर क्या स्थिर रहेगा? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ठीक है AR, MR और P तीनों बराबर होता है, तीनों ना तो बढ़ता है ना तो क्या होता है घटता है। ठीक है, याद रखिएगा तीनों इक्वल होता है। किन शर्तों के साथ फार्म की अधिकता का लाभ मिलेगा, अधिकतम लाभ मिलेगा? ठीक है, तो किन शर्त पर? पहला शर्त होता है MR बराबर MC, दूसरा शर्त होता है MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटेगा, यानी MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो इस टाइप का आपका जाकर के डायग्राम उसका बनता है। ठीक है, जब का डायग्राम बनेगा पहला, तो एक बात याद रखिएगा जाकर के कि आपका जाकर के डायग्राम, अब पहला बात है कि MR बराबर क्या है, MR बराबर होता है MC, ये तो होता ही है। ठीक है, तो MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटेगा, कहाँ से काटेगा? नीचे से काटेगा। तो जब नीचे से काटेगा तो ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसी पॉइंट पर आपका सबसे ज़्यादा इसको सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा, इसी पॉइंट पर क्या होगा सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यदि इस पॉइंट को E1 ध्यान से समझिएगा, फिर से बताते हैं। ठीक है, मान लिया जाए आपका ये डायग्राम है, यहाँ पर क्या है MR बराबर क्या है, MR बराबर MC है। तो याद रखना बाबू कि आपका जो शेप होगा, शेप इस टाइप का बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो जब इस टाइप से बनेगा तो ये 2 पॉइंट होगा, और जब 2 पॉइंट होगा तो इस पॉइंट को हम लोग E पॉइंट मानेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे E1 पॉइंट मानेंगे। तो नीचे से काटना चाहिए। नीचे से कहाँ काट रहा है, तो नीचे से यहाँ तो ऊपर से काट रहा है, यहाँ यहाँ नीचे से काट रहा है, यहाँ जब नीचे से काट रहा है तो आपका नीचे से काटना चाहिए। ठीक है, तो दोनों होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ठीक है A एंड B। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR बराबर MR बराबर P होती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ठीक है, जहाँ पर क्रेता बहुत सारा होता है, विक्रेता भी बहुत सारा होता है, और वस्तुएं जो उपभोग करती है ठीक है वो समरूप वस्तु होती है। तो AR बराबर क्या होगा आपका MR होगा। किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समांतर होती है? देखिए जो आपका AR वक्र और MR वक्र X अक्ष के समांतर होता है, तो AR और MR जो कर्व होता है, AR और MR कर्व X अक्ष के जो समांतर होगा, ये किस प्रकार का बाजार होता है? ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का बाजार होता है। ठीक है, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो बाजार होता है वो AR और MR का जो कर्व का शेप होता है इस टाइप से होता है। ये आपका MR हो गया और ये आपका क्या हो गया ER हो गया। ठीक, तो ये कौन सा कंपटीशन का बाजार होता है? ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का बाजार होता है। चलिए आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फर्म के अंतिम संतुलन में, फर्म का जो अंतिम संतुलन है ठीक है कहाँ पर होता है? तो MC कर्व MR कर्व को काटता है। ठीक है, कहाँ से काटता है? तो MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, काटता है तो नीचे से काटना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा B नंबर। बाजार की विशेषता क्या है? एक क्षेत्र है, ठीक, क्रेता और विक्रेता दोनों होता है, वस्तु का मूल्य होता है, सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका D नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतिस्पर्धा में नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन? ठीक है, कौन सा आपका परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है? तो क्रेता और विक्रेता की बड़ी संख्या होती है, तो ये तो होती है बाबू। ठीक है, ये तो होती है। उत्पादन एकरूपता होता है। ठीक है, होमोजेनियस गुड्स हम लोग बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में बोलते हैं होमोजेनियस गुड्स पाया जाता है। ठीक है, विज्ञापन और बिक्री लागत, ये लागत नहीं होती, याद रखें। ये लागत क्या होता है? ये लागत नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा C नंबर। आंसर क्या होगा? C नंबर। फर्म का संतुलन कब होता है? याद रखिएगा, फर्म का संतुलन कब होता है कि ठीक है MC बराबर होगा MR का, वहीं पर आपका संतुलन होगा। ठीक है, तो देख लीजिए मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल होगा। कहाँ पर होगा? आंसर होगा A नंबर। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। किसी बाजार का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसी बाजार का मूल्य ठीक है याद रखिएगा मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन यदि बाजार अल्पकाल का हो तो अल्पकाल का रहने पर उसका कीमत का जो निर्धारण होता है वह सिर्फ किसके आधार पर होता है? मांग के आधार पर ही होता है।
एकाधिकारात्मक बाजार यानी मोनोपॉलिस्टिक जो आपका मार्केट होती है, जिसको हम लोग एकाधिकारी प्रतियोगिता भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा एक्चुअली बाजार एकाधिकारी प्रतियोगिता का बाजार है। ठीक है, तो अब इस बाजार में जो एकाधिकारी बाजार होती है, इसमें क्वेश्चन है क्या दर्शाता है, आखिर ये बाजार क्या दर्शाता है। ठीक है, तो याद रखना उत्पादन की प्रक्रिया दर्शाता है कि प्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है, या वितरण प्रणाली दर्शाता है। ठीक है, या बाजार की प्रकृति दर्शाता है। तो एक चीज़ है कि आखिर क्या दर्शाता है, तो हमको यह बाजार की प्रकृति के बारे में बात करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है। किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है। एकाधिकारात्मक बाजार क्या दर्शाता है, आखिर क्या दर्शाता है, तो ये आपका दर्शाता है, ठीक है, बाजार की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाजार मूल्य पाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, आखिर बाजार मूल्य कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा बाबू, आंसर हो जाएगा आपका अल्पकालीन बाजार, यानी जो अल्पकाल का बाजार होगा उस अल्पकालीन बाजार में क्या होगा, आपका पाया जाएगा। ठीक है, एकाधिकार की विशेषता क्या है, एकाधिकार की क्या विशेषता है, तो एकाधिकार का विशेषता क्या होता है। ठीक है, बड़ी संख्या में फार्म होता है, नहीं होता, फार्म का स्वतंत्र प्रवेश निकास होता नहीं होता, एक विक्रेता होता है, खरीदने वाला क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपका जाकर के आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चीज़ जो हमने आपको बताया, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आपका लेकर के आएंगे वह मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, PYQ क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका लेकर के आएंगे। ठीक है, अब आप इस चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। अब यदि किसी भी बच्चा को इसका नोट्स चाहिए बाय PDF, तो आप जो है मेरा जो आपका जाकर के, ठीक है, जो टेलीग्राम आपका चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे जाइए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा गुरुकुल द विजन, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, PDF, या तो आप इसको स्कैन भी क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद भी आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।